Welcome everyone, welcome back to my YouTube channel Async CSS and PMS and today is our third video of statistics जो कि continuous part है सेकंड वीडियो का, जिसमें हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के टेक्निक्स पढ़ रहे थे। उसमें से दो टेक्निक्स जो हैं यानी कि क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ये हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम डाटा को प्रेजेंट करने की थर्ड टेक्निक पढ़ेंगे जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये एक्चुअली होती क्या है। ये विजुअल डिस्प्ले होता है स्टैटिस्टिकल डाटा का इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एरियाज एंड अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एंड सिंबल्स। यानी कि सिंपली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये स्टैटिस्टिकल डाटा का विजुअल डिस्प्ले होता है जिसमें हम पॉइंट्स को, लाइंस को, एरियाज को, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को या सिंबल्स वगैरह को यूज़ करते हुए हम विजुअल डिस्प्ले करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा का। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है ये दो टाइप्स की हो सकती है। ये ग्राफ्स के ज़रिए भी हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दूसरा जो है वो हम डायग्राम के ज़रिए भी स्टैटिस्टिकल डाटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डायग्राम। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डायग्राम की एडवांटेजेस क्या हैं, डायग्राम बनाने के क्या फ़ायदे हैं। एक तो ये कि डायग्राम जो है वो अट्रैक्टिव होती हैं, मोर इफेक्टिव होती हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। मतलब एक अच्छी डायग्राम अगर बनी होगी तो वो अपने देखने वाले पर एक अच्छा इम्प्रेशन डालेगी। नेक्स्ट है ये कंपैरिजन करने को इजी कर देती है। अब ये तीन जो थी वो थी बेसिक एडवांटेजेस ऑफ डायग्राम। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो ये टेबल्स की निस्बत लेस एक्यूरेट होती हैं। इसके अलावा इनमें मनी और टाइम ज़्यादा लगता है और जो इंफॉर्मेशन होती है वो लिमिटेड अमाउंट तक कन्वे की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अब डायग्राम्स की टाइप्स देखते हैं, डायग्राम्स की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लीनियर, देन आ जाती है एरियल, उसके बाद आ जाती है क्यूबिक, पाई एंड पिक्टोग्राम। हम बारी बारी इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लीनियर जो है, लीनियर डायग्राम, उसकी नेक्स्ट मजीद आगे तीन जो है वो सब टाइप्स हैं। सिंपल लीनियर डायग्राम हो सकती है, मल्टीपल लीनियर डायग्राम हो सकती है या कंपोनेंट लीनियर डायग्राम हो सकती है। इसी तरह एरियल की भी आगे तीन क्लासिफिकेशंस हैं। एरियल जो है वो रेक्टेंगल्स की सूरत में हो सकती है, वो सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स की सूरत में हो सकती है या वो स्क्वायर की फॉर्म में हो सकती है। अब हम इन्हें बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लीनियर डायग्राम क्या होती है। तो लीनियर जैसा कि नाम से हमारे पास क्या शो हो रहा है, ये लीनियर जो होगी कोई चीज़ वो क्या होगी, वो वन डायमेंशनल होगी। तो लीनियर डायग्राम जो होती है, पहली बात तो ये होगी लीनियर डायग्राम वन डायमेंशनल होती है। अब उसमें जो हमने अब उसकी तीन आगे सब टाइप्स पढ़ी हैं, सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट। अब उनको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल बार चार्ट क्या होता है। सिंपल बार चार्ट जो होता है ये कंटेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट। यानी कि जो सिंपल बार चार्ट होते हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल बार्स हो सकते हैं यानी कि इस टाइप के, या वो वर्टिकल बार्स होंगे और उनकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी और लेंथ जो होगी वो भी प्रोपोर्शनल होगी उन वैल्यूज़ के जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सिंपल बार चार्ट जो है ये लीनियर डायग्राम है तो ये वन डायमेंशनल होगा। अब यहाँ पे बात ये है कि ये वन डायमेंशनल है लेकिन ऊपर हमने दो चीज़ों की बात की है, लेंथ की और विड्थ की। अब अगर कोई चीज़ वन डायमेंशनल है तो उनकी ये दोनों चीज़ों की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो इसकी रीज़न ये है कि वन डायमेंशनल है तो इसमें विड्थ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी, बल्कि जो हमने यहाँ पे विड्थ यूज़ की है वो जस्ट हमने अपनी डायग्राम को ज़रा एट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया। इसके अलावा विड्थ का एज सच कोई रोल नहीं है। ये इस तरह की जो है वो सिंपल बार डायग्राम होती है, ये जैसे ये वन डायमेंशनल सिंपल डायग्राम है। नेक्स्ट चलती है मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है। तो मल्टीपल बार चार्ट जो है वो अब मल्टीपल है तो ये टू डायमेंशन लीनियर ही है, वन डायमेंशनल ही होगा। लेकिन अब मल्टीपल बार है तो इसमें क्या होगा, ये दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा ग्रुप बार की सूरत में। और अगर दो या दो से ज़्यादा होंगी तो हम उसे डिफरेंटली कलर कर देंगे। इसके अलावा इसका यूज़ ये है कि ये दो या तीन या इस तरह तीन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कंपैरिजन अच्छे से कर देती है। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये जो है वाई एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वीक है।
मतलब आप ये कर लें कि इस बिस्किट का कोई और नाम रख दें और इस बिस्किट का कोई और नाम रख देते हैं, या सिंपली हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है बिस्किट ए और ये वाला हमारे पास है बिस्किट बी। अब वीक ए में जो है वो कितने बिस्किट्स खाए गए हैं, वीक 1 में जो है वो ए बिस्किट कितने खाए गए हैं, ए जो है वो बिस्किट्स इतने खाए गए हैं। वीक 1 में जो है वो बी बिस्किट्स कितने खाए गए हैं, तो बी इतने खाए गए हैं। तो हमने देखें अब दोनों को डिफरेंटली कलर्ड किया है, एक को हमने कोई कलर नहीं किया और जो दूसरे वाला है उसे हमने इस तरह के डायगोनल छोटी लाइन से रिप्रेजेंट किए। तो आप ये जो होती हैं ये दोनों, आप इन दोनों का कंपैरिजन ए और बी का कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं ना, कि ए कितने खाए हैं, ए बिस्किट्स कितने खाए गए हैं एक वीक में, या बी बिस्किट जो है वो कितने खाए गए हैं। तो इस तरह के डायग्राम्स को हम कहते हैं, वो हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट डायग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं लीनियर डायग्राम की थर्ड टाइप की तरफ। जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट मतलब कि जो हमारे पास एक बार होगा उसके सब डिवाइडेड बार्स भी होंगे, यानी कंपोनेंट यही होता है किस चीज़ का, कि उस चीज़ को हमने मजीद जो है वो डिवाइड किया गया होता है। तो ये हमारे पास बार्स को हमने सब डिवाइड किया हो गया, मतलब एक जो है वो अगर हमारे पास ये फुल बार है तो हमने उसे सब डिवाइड भी किया होगा। ईच बार जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शंस में डिवाइड होता है और ये वही बात के डिफरेंट पार्ट्स को हम डिफरेंटली कलर्ड या डिफरेंटली शेड करते हैं उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। जैसे ये हमारे पास जो है कि किसी होटल की एकोमोडेशन है, ये वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ गेस्ट रखे हैं और एक्स एक्सिस पे जो है उनकी नेशनैलिटीज़ रखी हैं कि वो आयरिश जो हैं वो कितने हैं, ब्रिटिश कितने हैं, मेल एंड यूरोपियन कितने हैं और बाकी वर्ल्ड के कितने हैं। अब इसमें देखिए, अब इसमें भी हमने जो सीनियर्स हैं ना, सीनियर सिटीजन जो हैं उन्हें हमने इस कलर से शो किया हुआ है, मतलब वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सीनियर सिटीजन्स हैं। नेक्स्ट जो एडल्ट्स हैं आयरिश के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एडल्ट्स हैं और नीचे जो ये हैं ये चाइल्ड हैं। ये अब देखें, ये बेसिकली है एक ही बार, आयरिश की ही बार है, लेकिन आयरिश की बार को हमने मज़ीद सब डिवाइड कर दिया, उसके सीनियर्स में, उसके एडल्ट्स में, उसके चाइल्ड में। इसी तरह ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश को भी हमने सब डिवाइड कर दिया, उसके एक पूरी बार को 3 सब बार्स में, सब डिवाइडेड बार्स में। मेल एंड यूरोपियन जो है वो सिर्फ 2 में किया है, एक जो है वो सीनियर में और एडल्ट में, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हमने 3 में कर दिए। तो ये जो थी, ये थी हमारे पास लीनियर डायग्राम की थर्ड सब टाइप, यानी कि कंपोनेंट बार चार्ट। कैसे हम जो बार्स होती हैं उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करके डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपको याद होगा, लीनियर के बाद दूसरी थी हमारे पास एरियल डायग्राम। तो एरियल डायग्राम के पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन कि एरियल डायग्राम होती क्या है, यूज़ क्यों करते हैं हम उसे। सबसे पहले एरियल डायग्राम। अब एरियल यानी कि एरिया से निकला है। एरिया जो होता है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है। दैट मीन्स कि ये जो डायग्राम्स होंगी ये भी 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होंगी। अब ये 2 डायमेंशनल डायग्राम्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ये अगर कोई ऐसा डाटा जिसमें लार्ज वेरिएशन हो तो हम उसके लिए एरियल डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। एरियल डायग्राम्स की नेक्स्ट मजीद 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगल्स और नेक्स्ट है सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। पहले हम रेक्टेंगल्स को देख लेते हैं। रेक्टेंगल्स जो होते हैं ये टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी बाय रेक्टेंगल बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ। किसी भी जो क्वांटिटी है उसे ये रेक्टेंगल की सूरत में रिप्रेजेंट करता है। अब रेक्टेंगल का हमें पता है उसकी लेंथ भी होती है कोई ना कोई और उसकी कोई ना कोई ब्रेड्थ भी होती है। ये थी रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट है सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स ड्रॉन फ्रॉम द डेटा वेयर क्वांटिटीज अलॉन्ग विद देयर कंपोनेंट्स आर टू बी कंपेयर्ड। मतलब कि जिसमें डेटा के कंपोनेंट्स की जो वैल्यूज होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं, उन्हें कंपेयर किया जा रहा हो तो वहाँ पे हम सब डिवाइडेड तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है वो है यहाँ पे, जैसे एक्स एक्सिस पे जो है वो ईयर्स पड़े हुए हैं, वाई एक्सिस पे जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं। और ये यानी कि 2020 में इतने स्टूडेंट्स ने, यानी 28 के या 29 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स ने साइंस रखी थी, इतने स्टूडेंट्स ने जो है वो कॉमर्स रखी थी और इतने स्टूडेंट्स ने
आर्ट्स रखी थी। इसी तरह 2021 में इतने स्टूडेंट्स ने साइंस, इतने ने कॉमर्स और इतने ने आर्ट्स रखी थी। इसी तरह 22 में, यानी कि इन्हें रेक्टेंगल की सूरत में जो है वो शो रिप्रेजेंट किया हुआ है और मजीद उन्हें सब डिवाइड भी किया हुआ है। तो ये सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स की थी। अब चलते हैं, जो थर्ड टाइप थी हमारे पास डायग्राम की, वो थी क्यूबिक डायग्राम्स। क्या होती हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्यूबिक होती क्या है। अब नाम अगर हम देखें तो क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशनल एक डायग्राम होती है और क्यूबिक डायग्राम जो होती हैं ये क्यूब्स या फिर सिलेंडर्स की सूरत में होती हैं। जैसे कि ये डायग्राम गिवन है तो ये हमारे पास कौन सी डायग्राम है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो इस तरह के डायग्राम्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्यूबिक डायग्राम्स होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं पाई डायग्राम की तरफ। पाई डायग्राम जो होती है, पाई जो होता है वो हमारे पास एक सेक्टर डायग्राम होती है, यानी कि कोई एक पूरी डायग्राम होगी, कोई एक पूरी फिगर होगी और उसके सेक्टर्स की होंगे। जैसे अगर ये सर्कल ले लेती हूँ तो उसको मज़ीद सेक्टर्स में डिवाइड किया गया होगा। ये जो है ये सर्कल की फॉर्म में भी हो सकती है और सर्कल के सेक्टर्स की फॉर्म में होती है। अब ये हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट इस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो है हमने अपनी मर्जी के किसी रेडियस का जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लेने। अब चूंकि सर्कल जो होता है पूरा हमारे पास, एक सर्कल में कितना एंगल का होता है, एक सर्कल 360 डिग्री एंगल का होता है। तो 360 डिग्री एंगल का जो है वो क्वांटिटी को इक्वेट कर लेने और जो एंगल, जैसे हमने किसी सेक्टर का एंगल फाइंड करना है, हमने इसका एंगल फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला ये है कि कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी, और वो सारे के सारे को हमने 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास उस सेक्टर का, जो सेक्टर हम ड्रा कर रहे हैं पाई डायग्राम का, उसका एंगल आ जाएगा। इसका जो है ये एग्जांपल दी हुई है, पाई डायग्राम है। जैसे ये फेवरेट सब्जेक्ट बताया कि 144 डिग्री जो है इस सेक्टर की फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मैथ है, 36 डिग्री जो है उसका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, और इस तरह 108 डिग्री जो है इनका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंच है। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्टोग्राम। क्या होती है पिक्टोग्राम जो होती है, अब वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। पिक्टोरियल मतलब कि पिक्चर्स की सूरत में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्चर्स या कोई स्मॉल सिंबल्स की सूरत में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये लार्ज क्वांटिटीज़ जो होती हैं उन्हें लार्ज नंबर ऑफ सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लार्ज सिंबल्स मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास कोई 10 है तो 10 को हम किसी अगर छोटे ट्री के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अगर 10 जो है उसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बस इस तरह से, तो मैं कहूँ कि मैं 100 को जो है 100 को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी, बल्कि इस तरह से नहीं करना, बल्कि अगर ये हमारे पास 10 का है तो 100 आपने ड्रॉ करने के लिए 10 टाइम्स ये फिगर बनानी है। यानी कि साइज इसमें मैटर नहीं करता, इसमें इनका नंबर मैटर करता है कि नंबर ऑफ सिंबल्स कितनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक की इसकी ये है कि एक ये जो स्माइली फेस है ये 4 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये बस है, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 4, एक जो है वो 4 को कर रहे हैं ना, तो 7 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 28 जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बस में हैं। इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो बाईसाइकिल चला रहे हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई, एक जो है वो 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है और ये फेसेस जो हैं वो 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 12। इसी तरह कोई और देख लेते हैं, हम इसे इस तरह से भी किसी आदमी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी आदमी की सिंबल से। अब ये एक जो है ये की इसकी ये कि जो एक है ना वो 10 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रांस में कितने होंगे, 10 10 10 10 10, यानी कि 5 है तो 10 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे और 10 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 50। इस तरह इटली के 5 5 10 10 जो है वो करके काउंट कर लेंगे और बाकियों के भी काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास जो थी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पहली थी डायग्राम्स, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। अब हम चलते हैं कि सेकंड जो थी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स की। कि सबसे पहला तो सवाल ये है कि अगर हमने डायग्राम यूज़ कर ली है तो हम ग्राफ्स को क्यों यूज़ करते हैं। तो ग्राफ्स को हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो डायग्राम्स होती हैं वो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ किसी जो टाइम पे दी होती हैं या फिर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे दी होती हैं या फिर टू रिलेटेड वेरिएबल्स को दी होती हैं, तो वो उसे विजुअल फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करने में फेल हो जाती हैं और इस वजह से हम डायग्राम्स की बजाय ग्राफ्स की तरफ आते हैं। अब ग्राफ्स का आपको सबको पता होगा,
एक सिंपल सी चीज़ होती है जिसमें एक जो है वो एक्स एक्सिस होता है, एक जो है वो वाई एक्सिस होता है। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उन्हें हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग रख देते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। एक्स को जो है, एक्स को हम कहते हैं, एक्स एक्सिस को हम कहते हैं कि ये एब्सिसा है हमारे पास। वाई एक्सिस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डिनेट है। तो और इसे हम जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं एक्स कोमा वाई इन स्मॉल ब्रैकेट, इस तरह से हम उसे लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब ग्राफ्स को ड्रॉ करने के कोई ख़ास रूल्स होते हैं, उन रूल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि ट्रू इम्प्रेशन ऑफ डाटा देनी चाहिए। मतलब जिस डाटा को हम जो है वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ग्राफ को उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। हमें कोई स्पेसिफिक जो है वो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन चूज करनी होगी और उसी के मुताबिक हमें ग्राफ्स जो है वो ड्रॉ करने होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल ऑन द टॉप ऑफ ग्राफ। के जो ग्राफ बनाया है उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि ये ना हो कि बहुत लंबे लफ्जों वाला टाइटल ना हो बल्कि छोटे लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव और क्लियर वर्ड्स का एक टाइटल हो। अगर कहीं ज़रूरत हो तो हम टाइटल के साथ साथ सब टाइटल्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी गिवन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर हम ब्यूरो ऑफ स्टैट्स की कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का हम डेटा जो है उसमें लिख रहे हैं अपने ग्राफ्स में, तो उसका हमें सोर्स प्रॉपरली देना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं पे ज़रूरत हो की या फिर किसी फुट नोट्स की तो वो भी हम देंगे। अब हमने पढ़ा था फुट नोट्स किससे कहते हैं, फुट नोट्स का हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, वो आप सेकेंड लेक्चर की वीडियो में डिटेल से देख सकते हैं कि फुट नोट से क्या मुराद है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होनी चाहिए हमेशा, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। नेक्स्ट है वर्टिकल स्केल जो है उसे हमेशा जीरो से यानी शुरू होना चाहिए, यानी कि जो वाई एक्सिस है वो हमेशा जो है जीरो से शुरू होना चाहिए। अगर क्या होगा, अगर वो जीरो से शुरू नहीं होगा तो ग्राफ जो है वो फॉल्स इंप्रेशन देगा। और अगर इसके अलावा अगर डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो जीरो शुड बी शोन बिटवीन जीरो एंड द नेक्स्ट नंबर, तो उसे हम हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करके फिर किसी नेक्स्ट नंबर की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस डज नॉट हैव टू बिगिन विद जीरो। कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी कि एक्स एक्सिस है वो ज़रूरी नहीं है कि जीरो से शुरू, वो कहीं से भी जीरो हो सकता है, उससे जो है वो ग्राफ के इंप्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सिस जो है वो प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए। मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर जो है मैं ले रही हूँ टाइम ले रही हूँ तो एक तो मैं लिखूंगी कि ये टाइम है, टाइम के साथ साथ मैं उसका यूनिट भी लाजमी लिखूंगी कि टाइम जो है वो मैं आवर्स में ले रही हूँ, वो मैं सेकंड्स में ले रही हूँ या वो मैं मिनट्स में ले रही हूँ, या अगर मैं डिस्टेंस यूज़ कर रही हूँ तो डिस्टेंस में किलोमीटर में ले रही हूँ या मीटर में ले रही हूँ। तो प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए हमारे पास एक्सिस। नेक्स्ट है मोर देन वन कर्व्स जो है मस्ट बी डिफरेंटली कलर्ड। जैसे हमने उसमें डायग्राम्स में पढ़ा था कि हम किसी डायग्राम को जो थे वो सिंपल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसी को हम इस तरह से कलर करके रिप्रेजेंट कर रहे थे, शेड करके, किसी को हम किसी और तरह से शेड करके रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मकसद ये है कि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें, कंपैरिजन हमारे पास इजी हो। तो हम जो कर्व्स होंगी ग्राफ की, जैसे कोई ग्राफ की कर्व्स हैं तो इसे हम किसी और कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई और जो है वो मेरे पास ये है कर्व तो उसे मैं किसी और कलर के साथ रिप्रेजेंट करूँगी। नेक्स्ट अब चलते हैं हम ग्राफ्स की कैटेगरीज की तरफ। तो ग्राफ्स की दो कैटेगरीज होती हैं, टाइम सीरीज का ग्राफ हो सकता है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हो सकता है। सबसे पहले जो है वो हम चलते हैं कि टाइम सीरीज का ग्राफ क्या होता है। टाइम सीरीज का जो ग्राफ होता है वो होता है, उसे हम कहते हैं हिस्टोरीग्राम। ये आपने ना जहन में रखना है, ये है हिस्टोरीग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में आती है। ये थी हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम जो अब हिस्ट्री यानी कि किसी हिस्ट्रिकल डाटा का किस टाइम के मुताबिक अगर कोई हैपनिंग्स हुई हैं उस डाटा की रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राफ्स की सूरत में। अब ये शो क्या करती है,
चेंजिंग वैल्यूज़ को वैल्यूज़ में जो चेंज आ रहा है एक या एक से ज़्यादा आइटम्स की फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू नेक्स्ट, मतलब एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम इंटरवल तक, टाइम पीरियड तक जो किसी वैल्यू में चेंज आ रहा है हिस्टोग्राम उसे शो करती है। टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, और इसके अलावा जो टाइम पे डिपेंड करने वाली वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। जैसे हम ये जो है वो है एग्जाम्पल जो है दी हुई है दो, ये जो है ये हमारे पास मंथ एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने, जो कन्वर्जन है किसी चीज़ की कन्वर्जन देख लें, ये देख लें कि सिंपल रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने की कन्वर्जन देख लें, तो उसको जो है हमने वाई एक्सिस पे लिया, और इस तरह की एक ओवर द टाइम हमने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर ली है। ये देखें यहाँ से ये 0 से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी एक्स एक्सिस जो है वो 0 है। ये जो है ये 0 से शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है हमने टाइम जो है वो डेज में लिया हुआ है, और उनमें जितनी हमारे पास प्रॉफिट जो है वो थाउजेंड्स में ली हुई है, और ये हमने एक हिस्टोग्राम के ज़रिए ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज शो कर दिया। जो दूसरा ग्राफ था हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो बेसिक ग्राफ हैं वो 4 हैं, एक है हिस्टोग्राम, एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक है फ्रीक्वेंसी कर्व, और एक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसे हम ऑजिफ के भी कहते हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम जो होती है ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का सेट होता है, मतलब साथ जुड़ी हुई रेक्टेंगल्स होती हैं। क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो उन्हें हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, क्लास लिमिट्स को नहीं लेते हम, बल्कि क्लास बाउंड्रीज को लेते हैं हम, ताकि डाटा जो है वो ज़्यादा इलेबोरेटिव हो, उसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और जो हाइट्स होती हैं वो फ्रीक्वेंसीज के जो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसके प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि ये जैसे ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का एक सेट है, क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो हमने एक्स एक्सिस पे ले ली हैं, और जो हाइट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ के, यानी कि जितनी ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू है ना, लेट से ये जो है ये हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, तो इस रेक्टेंगल की हाइट जो होगी वो 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी जो है इसकी तकरीबन 8 से 8.1 कर लें, 8.2 कर लें, उतनी हो गई हाइट इसकी, यानी जो हाइट है वो कोरेस्पॉन्ड कर रही है फ्रीक्वेंसी वैल्यू को। इसी तरह ये सब आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास सेकंड जो थी वो थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होती है कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स को प्लॉट करके कंस्ट्रक्ट करते हैं। पॉइंट्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, एक्स आई और एफ आई। एक्स आई जो होता है वो हमारे पास किसी रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर क्लास का क्लास मार्क होता है, और एफ आई जो है वो उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रिक्वेंसी हो गई। उसके बाद इस तरह करने के बाद हमने उन दोनों को किसी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के साथ ज्वाइन कर देना है, और ये जहन में रखनी है बात के क्लास इंटरवल्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि 44 से 54.5 तक का जो डिफरेंस है ना वही डिफरेंस, यानी कि 10 जो है ना वही डिफरेंस जो है वो इस क्लास में भी होना चाहिए, 64.5 से 54.5 वो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी सब में जो है वो डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरी अब ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन जो होती है ना वो हमारे पास कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो ग्राफ होगा वो भी कोई क्लोज्ड फिगर होगा, और ये 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे ये देखिए ये भी जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, ये भी एंड भी 0 पे हो रहा है, और ये एक बंद डायग्राम है, और इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। नेक्स्ट हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में, तो इसे डिस्कस करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो होती है एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्टेड ओवर क्लास इंटरवल्स मेड सफिशिएंटली स्मॉल, मतलब जो ये एक्चुअली होती हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम हमने क्या पढ़ा था, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का सेट, ठीक है, होती ये इस हिस्टोग्राम से है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे मुश्तमिल होती है, और ये स्मूथ कर्व के ज़रिए इन्हें हम फिर मिला देते हैं, स्मूथ कॉन्टिन्यूस कर्व के ज़रिए। जैसे अगर आप हम इसे देखें, ये हाइट है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये है हमारे पास हिस्टोग्राम, यानी रेक्टेंगल्स ही है ना हमारे पास ये सारी, लेकिन रेक्टेंगल्स क्या है, बहुत छोटी छोटी सी रेक्टेंगल्स हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एक लार्ज नंबर ऑफ सेट है, और उसके बाद उसे हमने जो है वो स्मूथ कर्व से लाइंस को पॉइंट्स को मिला दिया। ये थी फ्रीक्वेंसी कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का दूसरा नाम जो है वो है ऑजिव। ऑजिव जो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं ऐसा ग्राफ जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मिला के की मदद से जो है हम प्लॉट करते हैं, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का ही ग्राफ होगा। और लोअर बाउंड्रीज और अपर बाउंड्रीज जो होती हैं वो या तो कम्युलेशन जो होती है वो लेस देन टाइप की होती है, या कम्युलेशन जो है वो मोर देन टाइप की होती है। लेस देन मोर देन टाइप की कम्युलेशन का कॉन्सेप्ट ही हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। एंड पॉइंट्स आर जॉइनिंग बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, मतलब क्या इसमें होता है, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का ग्राफ होता है। लोअर और अपर बाउंड्रीज जो होती हैं वो लेस देन या मोर देन टाइप पे डिपेंड कर रही होती हैं, और उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स की मदद से उन पॉइंट्स को मिला देते हैं। दूसरा ये है कि इसे जो होना चाहिए वो 0 से शुरू होना चाहिए। पहली बाउंड्री जो है वो 0 से शुरू होनी चाहिए, दूसरी जो है 0 से नहीं भी हो सकती। जैसे ये हमारे पास जो है वो प्राइस दी गई है एक्स एक्सिस पे, और हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो दी गई है वाई एक्सिस पे, और ये ग्राफ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का ग्राफ ड्रा किया, और देन उसके बाद हमने उन्हें लाइन सेगमेंट्स को मिला दिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑजिव फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल की ऑजिव ग्राफ क्या होता है वो देख लेते हैं। वेरिएबल एक्स जो होता है इसका मतलब ये है कि डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स जो होगा ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा ना वो डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि उसमें कोई काउंट होगा, उसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी। इसके अलावा ये कंसिस्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यूज, मतलब इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक एक सीधा हॉरिजॉन्टल किस्म का एक सेगमेंट है। इसी तरह इसके दरमियान भी हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है, और अप टू सो ऑन इसके दरमियान भी एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स है। और ग्राफ जो होता है, इस तरह का जो ग्राफ होता है ना फंक्शन का, ये कैलकुलस में भी हम पढ़ चुके हैं कि इस तरह का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को हम कहते हैं वो, मतलब जो स्टेयर्स की सूरत में कोई ग्राफ होता है ना उस ग्राफ को हम कहते हैं स्टेप फंक्शन। तो कम्युलेटिव ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि ऑजिव डिस्क्रीट वेरिएबल्स के जरिए जो ऑजिव जो होती है वो डिस्क्रीट वेरिएबल की मदद से अगर कंस्ट्रक्ट की गई हो तो वो कैसे का ग्राफ देगी, तो ग्राफ जो होगा वो स्टेप्ड होगा। नेक्स्ट अब हम फ्रीक्वेंसी कर्व्स की टाइप्स देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व्स की मेजर टाइप्स में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कोई ऐसी डायग्राम जिसमें सिमेट्री होगी। अब सिमेट्री से मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कि अपने सेंटर पॉइंट से कोई जो है बाकी पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, यानी इक्वल डिस्टेंस होंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जितना जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ है ना, उतना ही ग्राफ इस तरफ भी है। और इनका मीन मीडियन मोड जो होता है वो तीनों का इक्वल होता है। ये हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में मीन मीडियन मोड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिकल कर्व्स का कैसे होता है, नॉन सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कर्व्स का कैसे होते हैं। इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक जो एग्जांपल है वो आ जाती है नॉर्मल कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं एसिमेट्रिकल होती हैं, यानी कि वो कंप्लीटली स्क्यूड सिमेट्री नहीं होती उसमें, बल्कि वो उसमें कुछ स्क्यूड होती हैं। तो इसका स्क्यूड होने का मतलब ये है कि वो सिमेट्री से डिपार्ट कर रही होती है। मतलब सिमेट्री जो है ना, ये ग्राफ है और ग्राफ अगर इस तरह का है, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ है, ये इसमें तो सिमेट्री थी, लेकिन अगर कोई मैं ग्राफ बनाऊं इस तरह से लेकर इस तरह तक, अब सेंटर पॉइंट ये है, ये यहाँ पे जा रहा है, यानी इसमें कोई मैक्सिमम ये है, ये ग्राफ जो है ये इस तरफ जा रहा है, ये ग्राफ सिर्फ इधर जाके रुक गया है, यानी इसमें कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। अब ये डिपार्ट्स फ्रॉम सिमेट्री दो तरह का हो सकता है, या तो इसमें जो है वो राइटली स्क्यूड हो सकता है या लेफ्ट स्क्यूड हो सकता है। राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, ये हमारे पास है पॉजिटिव यानी कि राइटली स्क्यूड की एक डायग्राम। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब ये होता है कि जो टेल होती है ग्राफ की वो राइट साइड पे होती है। ये हमारे पास ग्राफ है और इसकी जो टेल है वो राइट साइड पे है। ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड भी से कहते हैं या राइटली स्क्यूड भी कहते हैं। नेगेटिव स्क्यूड वो होता है जिसकी, या लेफ्ट स्क्यूड वो होता है जिसकी जो टेल है वो लेफ्ट की तरफ हो, उसे हम कहते हैं कि लेफ्ट स्क्यूड है। और ये जीरो स्क्यूड का मतलब ये होता है जो कि कंप्लीटली सिमेट्रिकल हो। ये तीन जो थी उसकी ग्राफ्स थी। नेक्स्ट है हमारे पास
एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब एक्सट्रीमली स्क्यूड जो होती है ना, इसमें स्क्यूनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो जे शेप होती है, मतलब उसकी जो शेप होती है वो जे की तरह की होती है। फ्रीक्वेंसीज रन अप टू मैक्सिमम एट वन एंड, मतलब ए रेंज का जो एक पॉइंट होता है ना, उस पर फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम की तरफ चली जाती हैं। जैसे ये जो है ये ग्राफ है, तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी कम है, लेकिन इस रेंज के इस पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे आगे फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट तक चली गई है। इस तरह की फिगर को, ग्राफ को हम कहते हैं कि वो एक्सट्रीमली स्क्यूड ग्राफ यानी कि जे शेप्ड है। नेक्स्ट है यू शेप्ड ग्राफ। क्या होते हैं यू शेप्ड? जो है हमारे पास यू शेप्ड ग्राफ की शक्ल जो होती है, नाम से क्या शोर है, वो यू शेप की होती है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो रेंज की दोनों तरफ होती हैं, और जो मिनिमम होता है वो एग्जैक्टली सेंटर में होता है। इस तरह की को ग्राफ को हम कहते हैं कि वो यू शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। अब ये था हमारा थर्ड लेक्चर, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो क्लासिफिकेशन को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने टेबुलेशन को डिस्कस किया था, और अब हमने डेटा की, स्टैटिस्टिकल डेटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।